हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम मटेरियल की जो है 3 प्रॉपर्टी देखेंगे। कौन कौन सी? वो हैं इलास्टिसिटी, इलास्टोप्लास्टिक और प्लास्टिसिटी। तो ये जो है 3 प्रॉपर्टी को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी हमारा जो मटेरियल है तो उसमें एक से अधिक जो है कई सारी प्रॉपर्टी हो सकते हैं, ठीक है। या कोई हो सकता है कि कोई मटेरियल हो उसमें एक ही प्रकार की प्रॉपर्टी हो, कोई में 2 प्रकार की हो, कोई में बहुत सारी हो। तो ये किसी पर्टिकुलर मटेरियल में कई सारी भी प्रॉपर्टी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ना है, तो हम जो है इस वीडियो में 3 जो प्रॉपर्टी है वो जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो पहला है इलास्टिसिटी और दूसरा है ये वाई है इलास्टोप्लास्टिक, तीसरा है प्लास्टिसिटी। देखिए यहाँ पे प्लास्टिसिटी लिखा हुआ है, तो कई बार हम प्लास्टिक प्लास्टिक कहेंगे। तो प्लास्टिक का मतलब आप ये मत समझना कि जो हम लोग पॉलीथीन यूज करते हैं प्लास्टिक वाला, या कोई भी जैसे कि वाटर बोतल है जो हम लोग खरीदते हैं तो प्लास्टिक का होता है, तो उसको आप वो तो प्लास्टिक उसको मत समझना प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु है या कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसको हम जिस स्थिति में चाहें उस स्थिति में जो है ढाल सकते हैं। जैसे कि मान लो जो हमारा जो कुम्हार होते हैं तो वो लोग अपने चाक पे बहुत सारे मटका और बहुत सारे जो है बर्तन मिट्टी के बनाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो मिट्टी होती है वो जिस शेप में चाहती हैं उस शेप में उसको जो है ढाल देते हैं। तो वो जो मिट्टी है ना, तो वो क्या है, वो प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है। उसको जिस शेप में हम चाह रहे हैं उस शेप में वो परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे कि हम मोमबत्ती जलाते हैं तो जो मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती ऐसा होता है कि उसको आप जिस शेप में चाहोगे उस शेप में ढाल दोगे, तो वो क्या है, प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है प्लास्टिसिटी। देखो भाई, एक चीज मैं बता दूं कि जो ये लाइटिंग है इसको तो मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मतलब इतना ही हो सकता है, और जो आवाज है वो तो गूंज रही है, तो ऐसा मतलब कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं सही कर दूं कि आवाज गूंजे नहीं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी ऐसे ही चलेगा। आपको जो है मेरा चेहरा जो है दिखे या ना दिखे, आपको जो है बोर्ड पे जो है दिखना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है बोर्ड पे पूरा दिख रहा होगा। तो हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी जो है क्या होता है। तो जब पिछले वीडियो में हमने जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ऐसी कोई बॉडी बनाई थी और उस पे जो है 2 अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाए थे F, ठीक है। तो इक्वल फोर्स लगाने के बाद से इसमें क्या हो रहा था कि इसकी लंबाई जो है हम फोर्स लगा के जो है इस वस्तु की लंबाई में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। टेंसाइल फोर्स हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, इसकी लंबाई जो है बढ़ा रहे हैं। तो मान लो कि इसकी इनिशियल लंबाई ये है। मैं देखो इधर का मिटा देता हूँ ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। नहीं तो दोनों तरफ बनाएंगे ना तो आप जो है आपको दिक्कत होगी। अब बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। तो ये इसकी जो है लंबाई में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो मान लो कि ये डेल्टा एल जो है लंबाई में वृद्धि हम लोग कर दिए हैं, और फिर ये इसमें जो है इंटरनल जितना बाहर फोर्स लगाएंगे उतना ही अंदर फोर्स जो है जनरेट हो जाएगा। इधर वाले फोर्स के कारण ये वाला जनरेट होगा, इधर वाले फोर्स के कारण जो है ये वाला जनरेट होगा, ठीक है, एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, उसकी लंबाई में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर जब हम उसकी लंबाई को बढ़ाने की जब हम कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद से उसमें जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जो है जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे जो है शुरुआती चीज क्या हो गई, हम लोग पहले इसकी लंबाई में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है।
तब जाके जो है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट हो रहा है। और इसी रेजिस्टेंस फोर्स को इस बॉडी के एरिया से, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, हम इस वाले एरिया में फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके एरिया से जब हम भाग दे देंगे, इसके एरिया से जब हम भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा स्ट्रेस निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो बाकी चीजें तो मैंने आपको पीछे बताई ही थी। तो हमें जो है स्ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है प्रारंभिक चीज क्या हो गया, स्ट्रेन, और फिर क्या हो गया, स्ट्रेस। लोड डिफॉर्मेशन का मैंने आपको बताया था। तो देखो, जो सबसे जो इनपुट होता है, हम लोग जो सबसे पहले करते हैं उसको एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, और जो बाद में आता है इसके करने के कारण जो इसका इफेक्ट होता है उसको वाई एक्सिस पे लिखते हैं। जैसे हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं बहुत सारा, मान लो कि ये एक इक्वेशन है y बराबर 3x, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तब जाके हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो है, जो शुरुआती वाला होता है इनिशियल, उसको हम x एक्सिस पे लिखते हैं, और जो इसके शुरुआत वाले के कारण बाद में जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको y एक्सिस पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोग समझ गए होंगे। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है कि इस बॉडी पे, चाहे कोई भी बॉडी हो, हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो उस फोर्स लगाने के कारण उस बॉडी की जो शेप और जो साइज होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेते हैं तो उसका जो पहले जो स्थिति थी वो उसी स्थिति में आ जाती है। तो ऐसी बॉडी को जो है इलास्टिक बॉडी कहते हैं, और उसमें जो वो प्रॉपर्टी है कि उसकी लंबाई में या उसका शेप और साइज में चेंजिंग हो रहा है, लेकिन फोर्स हटाने के बाद से दोबारा से वो जो है अपने स्थिति में आ जा रही है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम मान लो कि ये कोई बॉडी है, इस पे हमने F फोर्स लगाया, तो इस F फोर्स लगाने के कारण क्या हो रहा है कि इस बॉडी की लंबाई में जो है डेल्टा L मान लो कि वृद्धि हो गई, ठीक है। और डेल्टा L जब वृद्धि हो गई तो इस F फोर्स के बराबर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स F जनरेट हुआ है कि नहीं। तो इस फोर्स को जो है एरिया से भाग दे देंगे तो स्ट्रेस हमें मिल जाएगा। तो क्या हुआ कि कुछ स्ट्रेस ये जनरेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम ये एक्सटर्नल फोर्स हटा रहे हैं तो बॉडी क्या हो रही है, दोबारा से अपने इनिशियल स्थिति में, ये जो ब्लू वाला जो शेप है उसमें जो है दोबारा से आ जा रही है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को कि हम फोर्स लगा रहे हैं तो लंबाई बढ़ रही है और हटा रहे हैं तो वो घट जा रही है, मतलब जो शुरुआती स्थिति है उसमें आ जा रही है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है, समझ गए। तो देखो अब हम इसको जो है ग्राफ में डिनोट करते हैं। तो ये मान लो कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन पॉइंट है ओ है मान लो, ठीक है। अब देखो अलग अलग मटेरियल होगा जो उसका जो है अलग अलग इलास्टिसिटी होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको। मान लो कि ये एक बॉडी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें इसकी लंबाई में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रेन, इसके मतलब हम स्ट्रेन में चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिफॉर्मेशन हम कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रेन यहाँ पे लिखेंगे डेल एल अपॉन एल। हम लोग देखेंगे कि ये कितना इसमें स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, ठीक है, और इस स्ट्रेन के बदले में वो कितना जो है रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रही है। तो हम लोग एक्स एक्सिस पे जो है स्ट्रेन को डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस पे जो है स्ट्रेस को जनरेट करेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रेस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया या एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मटेरियल बहुत सारे हैं, तो कोई हो सकता है कई सारे मटेरियल हैं तो उनमें अलग अलग प्रॉपर्टी भी होगी। तो कोई मटेरियल ऐसा हो सकता है कि उसमें हम थोड़ा सा स्ट्रेन जनरेट कर रहे हैं, उसके बदले में वो बहुत सारा स्ट्रेस जनरेट कर रही है, मतलब कि वो विरोध कर रही है,
ठीक है। तो कोई ऐसी बॉडी होगी जिसमें हम इतना ही स्ट्रेन जनरेट कर पा रहे हैं और उसमें जो है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स बहुत ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है, कोई बॉडी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, समझ रहे हो। देखो अगर कोई ऐसी बॉडी है तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है स्ट्रेन जो है इतना जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके इतना स्ट्रेन इसमें जनरेट हो गया, मतलब कि जब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी लंबाई जो है ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। स्ट्रेन का मतलब क्या है, मान लो इनिशियल लंबाई ये है, इनिशियल लंबाई ये है और ये क्या है, उसकी लंबाई में वृद्धि, तो ये डेल्टा एल जितना ज्यादा होगा उतना तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, तो उसकी लंबाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो विरोध कम कर रहा है, इतना ही स्ट्रेस जो है जनरेट हो पा रहा है, स्ट्रेस जो है इतना जनरेट हो पा रहा है, ठीक है। अब कोई ऐसी बॉडी है जिसमें जो है स्ट्रेन जो है इतना जनरेट हो पा रहा है और उसने जो है स्ट्रेस इतना उत्पन्न किया, यानी कि पहले की तुलना में, मान लो इसको हम पहला कर देते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, तो पहले की तुलना में इसने थोड़ा सा ज्यादा जो है विरोध किया अपनी लंबाई को बढ़ने से रोकने के लिए, ठीक है। और ये तीसरा वाला है, तो तीसरे वाले में इतना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है लेकिन स्ट्रेन जो है बस इतना ही जनरेट हो रहा है, यानी कि ये तीसरे वाली जो बॉडी है वो सबसे ज्यादा जो है विरोध कर रही है अपनी लंबाई को, लंबाई कह लें या शेप या साइज में चेंजिंग का जो है सबसे ज्यादा जो है विरोध कर रही है, ठीक। अच्छा, तो ये तो हो गया, हमने अलग अलग बॉडी देख ली, लेकिन आप जब देखो कि यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है और यहाँ पे ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे सिग्मा 1 है, यहाँ पे एप्सिलॉन 1 कर देते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे सिग्मा 2, यहाँ पे सिग्मा 3, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, ये स्ट्रेस, ये आयत हो गया तो ये इतना बराबर हो गया ना, समझ रहे हैं। तो tan थीटा बराबर स्ट्रेस, मतलब कि tan थीटा बराबर लंब और बटे आधार, तो स्ट्रेन कितना है, E1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रेन मान लो E1 है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर दूसरी बॉडी के लिए लिखेंगे अगर हम, तो tan थीटा 1 इसको कह देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, तो सिग्मा 2 अपान एप्सिलॉन 2, फिर इसी तरह से tan थीटा 3 अपान सिग्मा 3 अपान एप्सिलॉन 3, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो ये एंगल है tan थीटा, इसको हम बहुत छोटा जब रहता है तो इसको हम थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इसको हम क्या कह देंगे, यही जो tan थीटा है, यही जो tan थीटा है, इसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी, इसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, और इसे जो है ई से डिनोट करते हैं, मतलब इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जो बॉडी जितना ज्यादा इलास्टिक होगी उसका ये tan थीटा जो है वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, tan थीटा क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए तो हम जब पढ़ते हैं तो इलास्टिसिटी, जब आरसीसी में आप पढ़े होंगे तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ई बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये क्या है, स्ट्रेस है और ये क्या है, स्ट्रेन है। तो ये वाला जो एंगल है वो एंगल tan थीटा वो कितना है, वही क्या है, इलास्टिसिटी। तो अगर हम बात करें कि कोई बॉडी जो है ज्यादा इलास्टिक है या कम इलास्टिक है, तो कम इलास्टिक रहेगी, तो कम इलास्टिक रहेगी तो क्या होगा कि वो कम विरोध करेगी, उसका शेप और साइज हम जब चेंजिंग करेंगे तो वो जो है कम विरोध करेगी, उसमें स्ट्रेन ज्यादा जनरेट होगा और स्ट्रेस कम जनरेट होगा। अगर ज्यादा इलास्टिक बॉडी है, मतलब मोर इलास्टिक है, मोर मतलब होता है अधिक, ठीक है, या इसको हम ज्यादा कह सकते हैं, तो ज्यादा इलास्टिक बॉडी है तो उसमें क्या होगा
कि उसमें स्ट्रेन कम जनरेट होगा और स्ट्रेस ज्यादा जनरेट होगा। यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग कि अगर नीचे वाली वैल्यू कम रहेगी और ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं प्लास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इलास्टिसिटी। अब देखो प्लास्टिसिटी क्या होता है। प्लास्टिसिटी मतलब कि कोई ऐसी वस्तु जिसपे हम फोर्स लगाएं और वो एक निश्चित फोर्स के बाद क्या करे कि उसमें जो है कंटिन्यूसली क्या हो कि डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाए, तो उसे हम उस बॉडी को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। और उसकी जो वो प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या हो रहा था, मान लो यहाँ पे हम एक सिंगल कर्व लेके समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे स्ट्रेन है और यहाँ पे स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मैंने बनाया आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे स्ट्रेन जनरेट हो रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। ठीक है, इतना स्ट्रेन जनरेट हुआ तो इतना स्ट्रेस बढ़ गया। जैसे जैसे स्ट्रेन जनरेट हो रहा है यहाँ पे वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। लेकिन प्लास्टिक बॉडी में क्या होगा कि उसमें जो है एक निश्चित स्ट्रेन, एक निश्चित जो है स्ट्रेस के बाद से उसमें जो है कंटिन्यूसली जो है डिफॉर्मेशन होने लगेगा। जैसे कि मान लो मोम है, ये मान लो मोम है। ठीक है, तो उस पर जब धीरे धीरे आप फोर्स लगाओगे ना तो वो जो है कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। फोर्स हम लगा रहे हैं तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि उसके विरोध में जो है स्ट्रेस जनरेट होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होगा, और उसके जो जिस सेक्शन पे हम लोग फोर्स लगा रहे होंगे उसके एरिया से भाग दे देंगे तो हमें स्ट्रेस मिल जाएगा। तो इस बॉडी पे जब हम फोर्स लगाएंगे ना तो जो स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस मतलब कि जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कुछ नहीं चेंजिंग होगा इसमें, मतलब इसमें स्ट्रेन जो है थोड़ा भी नहीं होगा, इसमें स्ट्रेन जो है थोड़ा भी जनरेट नहीं होगा। लेकिन एक निश्चित स्ट्रेस के बाद से उसमें जो है स्ट्रेन जो है मतलब वो लगातार वो जो है बढ़ने लगेगी और उसके बाद से उस पर अधिक जो है फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा फोर्स लग ही नहीं पाएगा। जैसे आप लोग क्या करते हो कि जो पॉलीथीन होती है प्लास्टिक वाली उसे हम लेते हैं और ऐसे जो है करते हैं तो वो लगातार जो है वो पतला होने लगता है और बढ़ने लगता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हम लोग ऐसे खींचते हैं ना तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है और एक निश्चित स्ट्रेस के बाद से वो लगातार जो है बढ़ने लगता है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में भी ऐसा ही कुछ होता है। अगर उस निश्चित स्ट्रेस से कम स्ट्रेस उसमें जनरेट होगा तो उसकी बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसी स्थिति में है वो वैसी ही स्थिति में रहेगी। लेकिन उस निश्चित स्ट्रेस के बाद से क्या होगा कि उसकी जो है जो भी शेप साइज होगा या लेंथ लंबाई जो भी होगा उसमें लगातार जो है क्या होने लगेगा, डिफॉर्मेशन होने लगेगा, यानी कि उसकी लंबाई जो है या जो भी शेप होगा वो बढ़ने लगेगा। ठीक है ना, डिफॉर्म बदल जाएगा वो, तो वो एक निश्चित स्ट्रेस पे होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, और इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल या इलास्टोप्लास्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसमें जो है दोनों गुण होगा, उसमें इलास्टिसिटी भी होगा और उसमें जो है प्लास्टिसिटी भी होगा। मतलब कि कोई ऐसी बॉडी है जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं, बाहरी फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसकी शेप और साइज में क्या हो रहा है कि चेंजिंग हो रहा है। ठीक है ना, उसमें उसकी शेप में और साइज में दोनों में चेंजिंग हो रहा है। लेकिन हम जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो हमने बाहर लगाया था उसे जब हम हटा रहे हैं तो वो अपने जो पहले वाला शेप और साइज था उसमें नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत क्या हो रहा है उसमें चेंजिंग हो जा रहा है। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं इलास्टोप्लास्टिक बॉडी।
ठीक है। क्या कहते हैं, इलास्टोप्लास्टिक बॉडी कहते हैं। उसमें जब हम उस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसमें क्या हुआ कि शेप और साइज में चेंजिंग हुआ, और जब हम एक्सटर्नल फोर्स हटा दिए तो उसकी जो पहले वाली स्थिति थी वो उसमें नहीं है, ठीक है। उसकी शेप और साइज में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो गया है। जो लास्ट वाली स्थिति थी, मान लो हमने उसकी लंबाई इतना बढ़ा दी तो उसकी लंबाई इतना भी नहीं है, और प्रारंभिक लंबाई इतनी थी तो उसकी लंबाई इतनी भी नहीं है। जब हमने फोर्स हटा दिया तो उसकी लंबाई क्या हो गई, इतनी हो गई। मतलब पहले इतना बढ़ाया हमने, शुरुआती लंबाई इतनी थी, जब हमने फोर्स हटा दिया तो उसकी लंबाई इतनी रह गई, यानी कि उसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये होता है इलास्टोप्लास्टिसिटी, और उसका जो ग्राफ बनता है, उसका ग्राफ जो है ऐसे बनता है। क्या होगा कि जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो जो है कुछ विरोध करेगी, एक्सटर्नल फोर्स का जो है वो विरोध करेगी, लेकिन एक निश्चित जो है स्ट्रेन के बाद से वो विरोध नहीं करेगी और उसमें जो है डिफॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इलास्टोप्लास्टिक, ठीक। तो हमने जो है आपको 3 प्रॉपर्टी जो है मटेरियल की बताई। अब इसे क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, बाह्य बल हटाने के उपरांत यदि पदार्थ अपने शेप एंड साइज को पुनः ग्रहण कर ले तो ऐसे पदार्थ को प्रत्यास्थ या इलास्टिक, देखो इलास्टिक का हिंदी मीनिंग होता है प्रत्यास्थता, ठीक है। तो उसे हम प्रत्यास्थ पदार्थ कहेंगे, और हुए डिफॉर्मेशन को, जो उसकी लंबाई में जो वृद्धि हो जाती है, जो भी शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, उसे जो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। और इसकी जो गुण है, गुण को इंग्लिश में प्रॉपर्टी कहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को जो है इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जो रबड़ होता है, तो रबड़ को हम लोग ऐसे खींच के बढ़ाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो वो अपना वास्तविक शेप एंड साइज में आ जाता है। तो रबड़ हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जो भी मेटल है हमारे, वो इलास्टिक होते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये आप लोग ग्राफ बना लेना, ऐसा इसका ग्राफ रहेगा, ठीक। और ये है इसका फार्मूला टाइप, ठीक है। इसी तरीके से इलास्टोप्लास्टिक में लिख लेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, सेम डेफिनेशन यही रहेगी, बाह्य बल हटाने के उपरांत यदि पदार्थ अपने शेप एंड साइज को, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है आंशिक रूप से, पार्शियली या आंशिक रूप से का मतलब है कि पूरा नहीं, मतलब थोड़ा। जैसे कि उसका जो ये लंबाई है, एल लंबाई है, तो इसने जो है पूरी लंबाई को, अपनी इनिशियल लंबाई को जो है ग्रहण नहीं किया, थोड़ा सा ग्रहण किया, मतलब कि इसकी लंबाई में जो है कुछ वृद्धि हो गई, ठीक है ना। तो आंशिक रूप से ग्रहण कर ले तो ऐसे पदार्थ को जो है प्रत्यास्थ, ऐसे पदार्थ को यहाँ पे लिखना है इलास्टोप्लास्टिक, ठीक है, पदार्थ कहते हैं। और हुए डिफॉर्मेशन को इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन तथा इसके गुण को जो है इलास्टोप्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक। बस यहाँ पे आंशिक रूप से चेंज करना है और बाकी जगह इलास्टोप्लास्टिक लिखना है। और एग्जाम्पल में इस रबड़ को हटा देंगे, बाकी ये सेम एग्जाम्पल रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक निश्चित स्ट्रेस के बाद से ना उसकी जो भी लेंथ हो गया, जो भी शेप साइज हो गया, उसमें परमानेंट जो है डिफॉर्मेशन होने लगता है। और जब हम उस बल को हटा भी देते हैं तो उसकी जो शेप एंड साइज में, या मान लो कि लंबाई वायर है, तो उस फोर्स को हटाने के बाद से जो है उसकी जो लंबाई में परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ है उसको ग्रहण नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये जो है सारे मतलब रबड़ को छोड़ के ये एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे, फिर इसके बाद से यहाँ पे ये ग्राफ बना लेना है, ठीक। अब प्लास्टिसिटी पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बाह्य बल हटाने के उपरांत यदि पदार्थ अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण नहीं कर पाता है तो ऐसे पदार्थ को जो है क्या कहते हैं, प्लास्टिक पदार्थ कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो हमने बताया था आपको कि जब हम स्ट्रेस जनरेट होगा, फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेस जनरेट होगा, तो वो एक निश्चित स्ट्रेस के बाद से जो है लगातार जो है वो डिफॉर्मेशन होने लगेगा। मतलब कि
उसमें जो है परमानेंट जो है डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो है हम उस फोर्स को हटा भी लेंगे तो अब उसका जो शेप एंड साइज जो बदल गया है उसको अब दोबारा से वो ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसी भी बॉडी होती है, जैसे कि हमारा मैंने बताया था आपको शुरू में कि जो कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं वो मिट्टी हो गई क्ले, और जो मोम हो गया मोमबत्ती, जो मोमबत्ती में जो बाहर वाला रहता है मोम, वो हो गया। तो उस पर हम क्या करेंगे, ऐसे उसे मोड़ देंगे ना तो वो मुड़ जाएगा, फिर हम जब हटा देंगे अपना फोर्स तो वो जो है दोबारा से वो ऐसे सीधा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो प्लास्टिसिटी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ये चीज़ मैंने पहले जो हमने ये लिखने से पहले जो है मैंने नहीं बताया था आपको, बस ये बताया था कि क्या होगा कि उसकी लंबाई जो है लगातार बढ़ने लगेगी एक कांस्टेंट स्ट्रेस के बाद से। तो अब हम जब उस स्ट्रेस को हटा भी लेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो अपना जो ओरिजिनल शेप साइज है उसमें नहीं आ पाएगी, ये होता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप जो है कमेंट करना, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछना, फिर हम अगला इसके बाद से हम पढ़ेंगे जो माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और क्यों हम पढ़ते हैं वो, क्योंकि उसमें चलिए हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।